ਸਰ ਕੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ठीक है, ऐलान है अभी, इस ऐलान का स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक इस ऐलान को संवैधानिक और कानूनी रूप से जामा नहीं पहनाया जाएगा और जब तक इसको संसद में लाके लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास कराकर राष्ट्रपति जी के साइन कराकर और नोटिफाई करके गजट में पब्लिश नहीं किया जाएगा और हमारे सामने नहीं आएगा, तब तक इस केवल कहने का कोई अर्थ नहीं है। हमारी मांग इसमें और भी थी कि जो सरकार बिजली बिल लाना चाहती है, उस बिजली बिल को बिल्कुल खत्म किया जाए, उसे लाने की जरूरत नहीं है, सरकार ऐसा सोचे भी नहीं। साथ में जो पराली का कानून है और उस पर 1-1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाता है, उसको भी खत्म किया जाए। मैं सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं और जिस व्यक्ति के विषय में सोचते थे कि वो कभी झुकता नहीं है और उसके सामने कोई टिकता नहीं है, सबने अपने आंखों से देखा, वो आदमी घुटनों पर आ गया, निकल गई ना अकड़, सारी अकड़। पक्ष में जितने कानून थे उनको खत्म किया और मजदूरों को इतनी बुरी तरह से तबाह किया है कि आज की तारीख में मजदूर कुछ नहीं कर सकता। 8 घंटे की जगह आप 12 घंटे उससे काम ले सकते हैं। वो अपनी जो है जो सामाजिक सुरक्षा वगैरह है उसके लिए कहीं कुछ नहीं कर सकता। पूरी तरह से जो बिजनेसमैन है, जो आपके कारखाने का मालिक है, उद्योगपति है, उसकी दया पर उसे छोड़ दिया गया है। तो होना ये चाहिए था कि जब हम किसान मजदूर एकता का नारा दे रहे हैं जिंदाबाद का, तो इसमें मजदूरों की मांगों को भी शामिल करना चाहिए। ये बात मैंने मंच से कही थी। एमएसपी के बारे में किस तरह बात करते हैं, स्वामीनाथन कमीशन के बारे में किस तरह बात करते हैं, एपीएमसी 1955 के एक्ट में आता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट काउंसिल, आपके गृह मंत्रालय के अंदर में एनसीआरबी आता है, एनसीआरबी ने गृह मंत्रालय के अंदर में आता है एनसीआरबी, उसका जो आंकड़ा है, जो सर्वे है, 5000 मंडियां हैं एपीएमसी को थ्रू, एनसीआरबी कहती है 50,000 मंडियों की जरूरत है। इस बिल का जो सबसे बड़ा नुकसान था, मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहा था ये बिल। सरकार को कहीं ना कहीं जो एजेंसी, जो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट 1.5 साल के लिए होल्ड करती है, सुप्रीम कोर्ट का पहली प्राथमिकता थी इस बिल को रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कहते हैं बिल में कोई काला ही नहीं, बिल किसान की हितैषी है, छोटे किसान मध्यम वर्ग के लिए बिल है। प्रधानमंत्री शब्द यूज करते सम फार्मर, कुछ किसान समझ नहीं पाए, मैं उसको समझा नहीं पाया। आप आओ जमीन पे, आप नहीं आए जमीन पे, हम आपको लाएंगे। और जो आपने चालाकी दिखाई है 5 इलेक्शन को लेकर के, कहीं ना कहीं बंगाल, तमिलनाडु, केरल की हार ने आपको एहसास दिलाया, कहीं ना कहीं 29 बाईपोल जो बाई इलेक्शन हुआ अभी उसने एहसास दिलाया, कहीं ना कहीं यूपी में जो 3 रैली हुई मोदी जी की, उस रैली में फीका था, पूरा ग्राउंड खाली था, कहीं ना कहीं यूपी की रैली ने आपको एहसास दिलाया, कहीं ना कहीं वी वांट लखीमपुर जस्टिस, वी वांट जस्टिस फॉर करनाल, we want justice for 700 farmer, we want justice for जितने फार्मर्स है उसके बारे में इंसाफ की लड़ाई में थे हम, हमारी जीत हुई। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਰ ਕੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ठीक है, ऐलान है अभी, इस ऐलान का स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक इस ऐलान को संवैधानिक और कानूनी रूप से जामा नहीं पहनाया जाएगा और जब तक इसको संसद में लाके लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास कराकर राष्ट्रपति जी के साइन कराकर और नोटिफाई करके गजट में पब्लिश नहीं किया जाएगा और हमारे सामने नहीं आएगा, तब तक इस केवल कहने का कोई अर्थ नहीं है। जब आएगा तभी देखेंगे, तभी उसके बाद सारी प्रक्रिया करेंगे। और केवल एक बात कही है कि 3 काले कानून वो वापस लेंगे, 3 कानून वापस लेंगे, पर हमारी मांगे तो और भी हैं। जैसे एक हमारी मांग है कि जो एमएसपी है उस एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, एमएसपी का कानून बनाया जाए। और उसमें यह भी है कि सरकार जो एमएसपी घोषित करती है वो दिलवाए भी, और जो एमएसपी से कम पर अनाज खरीदे उनके खिलाफ सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। तो एमएसपी के विषय में कुछ नहीं कहा,
एमएसपी के विषय में कहा कि बात करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, वो है। तो कमेटियां तो कितनी बनती रहती हैं। कमेटियां तो इस देश में किसी भी मसले को टालने के लिए बनाई जाती हैं, उसको में मिट्टी में मिलाने के लिए बनाई जाती है। कमेटियों का ये अब तक का ये इतिहास रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारी मांग इसमें और भी थी कि जो सरकार बिजली बिल लाना चाहती है, उस बिजली बिल को बिल्कुल खत्म किया जाए, उसे लाने की जरूरत नहीं है, सरकार ऐसा सोचे भी नहीं। साथ में जो पराली का कानून है और उसमें 1-1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाता है, उसको भी खत्म किया जाए। और इसके अलावा हमारी जो मांगे, इस आंदोलन के दौरान जो दिक्कतें हमने झेली हैं, उसके कारण जो अब हुई, जो लखीमपुर खीरी में हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड में गृह राज्य मंत्री खुद और उनका बेटा सीधे सीधे उसमें शामिल हैं। तो गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में है, गृह राज्य मंत्री का भी, उनको भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें मोदी जी, और फिर उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। ये भी हमारी एक डिमांड है, जिसके लिए परसों लखनऊ में किसान पंचायत होने वाली भी है। वो सारी चीजें, और साथ में इसके अलावा वैसे तो जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, वो लीडरशिप जो भी डिसाइड करेगी वही फैसला अंतिम होगा, वो माना जाएगा। पर मेरी व्यक्तिगत जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इन 1 साल में, इस आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ जितने भी मुकदमे हुए हैं, जितने भी किसानों के खिलाफ, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान, कहीं भी जो भी मुकदमे हुए हैं, वो सारे के सारे मुकदमे सभी अदालतों से तत्काल वापस लिए जाएं। और इसके अलावा जो हमारे 750 साथी शहीद हो गए हैं, उन सभी को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए प्रति परिवार मुआवजा दिया जाए। इन सारी चीजों के होने के बाद मैं समझता हूं बाकी की इस आंदोलन को क्या करना है, कैसे करना है, उसका फैसला होना चाहिए। और ये सारी चीजें इसलिए हैं कि मोदी जी कब पलट जाएं अपनी बात से, उसका भरोसा नहीं है। क्योंकि मोदी जी जिस तरह से सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि कल भी जो उन्होंने भाषण दिया है, उसी झूठ को लगातार वो दोहरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और इतने 17 मिनट के भाषण में उन्होंने जो हमारे किसान साहित्य शहीद हुए हैं, उनके प्रति एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं करी है। वो प्रधानमंत्री हैं और देश का किसान आंदोलन में शहीद हुआ, और उनकी करतूतों की वजह से हुआ, उनके कारनामों की वजह से हुआ। संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, ताकि उस घाव पर थोड़ा सा तो मरहम लगता। तो उन्होंने वो भी कुछ नहीं किया। और अभी भी कह रहे हैं कि कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कुछ किसान, मतलब यह है कि दिमाग में अभी भी कुछ और खुरापात जरूर चल रही होगी। तो मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, आपने किया है, उसका लिमिटेड रूप में स्वागत है। मैं सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं। और जिस व्यक्ति के विषय में सोचते थे कि वो कभी झुकता नहीं है और उसके सामने कोई टिकता नहीं है, सबने अपनी आंखों से देखा, वो आदमी घुटनों पर आ गया, निकल गई ना अकड़, सारी अकड़। तो ये सारी चीजें हैं। और एक बात और यही कहना चाहूंगा साथियों, सीए एनआरसी का आंदोलन चला, हम लोग उसमें सब शामिल रहे, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता देश भर में उसमें शामिल रहे, शुरू से आखिर तक हम रहे। उन सभी जो साथी थे, उनमें से बहुत सारे साथियों को जब वो आंदोलन खत्म हुआ और दिल्ली में दिल्ली दंगा हुआ, उस दिल्ली दंगे में उनको अपराधी बनाकर, उन पर झूठी एफआईआर करके, यूएपीए जैसे एक खतरनाक कानून के अंतर्गत उनको जेलों में डाला गया। अभी भी हजारों साथी हमारे जेलों में हैं। तो ये बात का भी खतरा है कि इस आंदोलन के यहां से जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जो भी जितनी भी किसानों की जत्थेबंदियां हैं, उनके जो लीडर्स हैं, जो भी बड़े एक्टिव साथी रहे हैं, कहीं उसके बाद उन सब के खिलाफ झूठी एफआईआर और जो उनके खिलाफ यूएपीए, एनएसए वगैरह जो ये कानून है, इनका इस्तेमाल किया जाए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोदी जी की बात का कोई भरोसा नहीं है। तो इस सबसे भी सबको सावधान रहना है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा सभी किसान साथियों को, सभी देशवासियों को, अगर ऐसा किसी के भी साथ होता है तो सबको मिलकर उससे निपटना चाहिए। मैं हरनाम सिंह डल्ला, मैं ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਏ ਸੀ, ਬਣਵਾਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ। देखिए इस बात को जो आप कह रहे हैं, आपका दर्द मैं समझता हूं और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मैंने यहाँ भी जिस समय आंदोलन हमारा चल रहा था, उसमें बीच में जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये कहा था, मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, हमारा नारा है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। लेकिन इसमें मजदूरों की जो मांगे हैं, क्योंकि किसानों के विरोध में कानून आने से पहले इस सरकार ने मजदूरों के पक्ष में जितने कानून थे उनको खत्म किया और मजदूरों को इतनी बुरी तरह से तबाह किया है कि आज की तारीख में मजदूर कुछ नहीं कर सकता। 8 घंटे की जगह आप 12 घंटे उससे काम ले सकते हैं। वो अपनी जो है जो सामाजिक सुरक्षा वगैरह है उसके लिए कहीं कुछ नहीं कर सकता। पूरी तरह से जो बिजनेसमैन है, जो आपके कारखाने का मालिक है, उद्योगपति है, उसके दया पर उसे छोड़ दिया गया है। तो होना ये चाहिए था कि जब हम किसान मजदूर एकता का नारा दे रहे हैं जिंदाबाद का, तो इसमें मजदूरों की मांगों को भी शामिल करना चाहिए। ये बात मैंने मंच से कही थी। हाँ, अभी तक वो मांग शामिल नहीं की गई, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा और सभी मजदूर साथियों को कि आपने देखा है कि किसानों ने जिस ईमानदारी से, जिस मजबूती से, जिस धैर्य से, जितने शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से ये आंदोलन चलाया और आज एक जीत की झलक मिली है। अब सभी मजदूरों को भी इन सारी चीजों को देखते हुए सड़क पर आना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होके अपने खिलाफ जो उनके कानून हैं उनको खत्म करवाने के लिए सड़क पर लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए, अगर लड़ेंगे तो मिलेगा। किसान आंदोलन की आज एक जो छोटी सी जीत हुई है, इस जीत को आप आने वाले समय में अपनी जीत का भी एक आधार मान सकते हैं। तो अगर आप संघर्ष करेंगे, अगर आप लड़ेंगे, सड़कों पर आएंगे, निश्चित रूप से आपको जीत मिलेगी। जहां तक रही हमारी बात, हमने बार बार आपकी आवाज उठाई है और जब आप सड़कों पर होंगे उस समय भी जैसे किसान आंदोलन में कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ हैं, जैसे सीएनआरसी के आंदोलन में कदम से कदम मिला के साथ हैं, जैसे हम ईवीएम की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और इससे पहले जैसे हम जो उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ियों का आंदोलन चला, पूरी तरह से उनके साथ थे। आपके साथ भी कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे जब तक आप जीत नहीं जाएंगे। लेकिन साथियों, लड़ना आप ही को पड़ेगा। मैं जो समझ पाया हूं इस जिंदगी में वो इतना है कि अगर कोई खड़ा होने के लिए कोशिश करे, बेशक वो कमजोर हो, लेकिन अगर खड़ा होने का, चलने का प्रयास करेगा तो उसको सहारा देने वाले, सहयोग देने वाले मिल जाएंगे। लेकिन अगर बिल्कुल लेटा ही पड़ा हो तो उसे कंधे पर रखकर कोई नहीं चलेगा। और जिनको कंधों पर ले जाता है वो तो केवल लाशें होती हैं साथियों। तो अगर आप लाश हैं तो कुछ होने वाला नहीं है, अंतिम संस्कार ही होता लाशों का। और अगर आप जिंदा इंसान हैं तो अपने हकों के लिए बाहर निकल कर आइए। मैं समझता हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि जब आप आएंगे, इसमें भी आप बहुत कुछ साथ में हैं, लेकिन फिर जब आप आएंगे स्पेशली अपने उसके लिए लड़ाई के लिए, तो बहुत किसान साथी भी और बाकी सारे साथी जो जागरूक साथी हैं, हमेशा अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, वो आपका साथ देंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लड़ना आप ही को पड़ेगा, चलना आप ही को पड़ेगा। कोई रास्ता भले दिखा दे या कोई साथ दे दे, पर चलना आप ही को पड़ेगा। वकील साहब, ऐसे है कि मजदूर जमात है जो पहले से लड़ रही है, ट्रेड यूनियन के बैनर के अधीन वो काम करती है। ऐसा नहीं कि मजदूर जमात लड़ नहीं रही, मगर जैसे किसान उस लड़ सकता है उस मूवमेंट को, ये किसान लीडर जो है, संयुक्त मोर्चा भी जो है यहाँ का 40 ऑर्गेनाइजेशंस का जो मोर्चा है वो भी मानता है। अब उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, उनसे पहले की लड़ाई है। अब जो आप बोलते हैं कि लाशें बनकर नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी बिना लड़े से जीत प्राप्त नहीं कर सकता, मगर इनमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं समझ की बात नहीं है। मैं जो समझता हूँ कि उनको प्रॉब्लम क्या आती है, वो ऐसे किसानों जैसे
जैसे उनकी आर्थिक हालत बनी हुई है मजदूर की, वैसे लड़ाई वो तीखी लड़ाई नहीं दे सकता। ऐसा कह देना कि ये लोग हैं जो मजदूर है ये लाशें बन गए, ऐसा तो नहीं लगता मेरे को। मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चे को, जैसे सीए एनआरसी का मामला है, ये लोग भी इनके खिलाफ भी कानून बने हैं। जो घट गिनती के लोग हैं, जो मिनॉरिटी कम्युनिटी के अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके अगेंस्ट भी वो भी लड़े थे, उनको भी दबाया गया। ऐसा नहीं कि वो मूवमेंट है जो मतलब मर गई है, लोग मुर्दा हो गया, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं जैसे समझता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज मजदूर और किसान की बात जो संयुक्त मोर्चा कहता है, मैं उसके बारे में आपसे बात करनी चाहता हूँ कि आगे को ये CCA NRC जो भी इन्होंने अल्पसंख्यक के खिलाफ बनाए हैं कानून, उनके लिए मोर्चा अगर अच्छी भूमिका निभाएगा, मतलब आगे लड़ाई बढ़ेगी। मेरे को लग रहा है आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हो। हाँ देखिए, हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये फैसला संयुक्त किसान मोर्चे का है। मैं संयुक्त किसान मोर्चे के बिहाफ पर ये फैसला नहीं कर सकता, ना मैं कह सकता। मेरा व्यक्तिगत है, मैं व्यक्तिगत योगदान जो कर सकता हूं, अपनी टीम के साथ जो कर सकता हूं, मैं वो योगदान मजदूरों के आंदोलन में करूंगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो मजदूरों की लीडरशिप है, उस लीडरशिप को भी समझना पड़ेगा और मजदूरों को भी अपनी लीडरशिप को समझना पड़ेगा और उनको बाकायदा संयुक्त किसान मोर्चा के जो साथी हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे बैठ के बात करें। मैं समझता हूँ सहयोग वो करेंगे, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई बात है। वो तो दोनों ट्रेड यूनियन और मजदूर हैं, जो खेत मजदूर है, वो भी इस संयुक्त मोर्चे के साथ है। ये तो स्पष्ट बात है। ये जो चीजें हैं, ये मैं समझता हूँ यहाँ ये जो मीडिया के साथी हैं, इस पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये तो अलग से बैठकर रणनीति की भाई कैसे वो करेंगे, उसका मामला है। और मैं समझता हूँ लड़ाई जो लड़ेगा जीतेगा। अच्छा, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बहुत लेट उठे, कुंभकर्ण की नींद में थे, और जो बिल वापसी का इन्होंने अनाउंस किया है, मैं उनका एज ए स्टूडेंट मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। सर से मेरा सवाल था, शायद वो सर निकल गए, भानु प्रताप सर से मेरा सवाल था, अब पता नहीं वो क्यों चले गए, माफ़ी चाहूँ। मैं बस 2-3 बातें रख दूंगा आपके सामने में। जो स्कैम आज मीटिंग चल रही है, स्कैम इस अनाउंस के बाद क्या कॉल देती है, क्या उनकी मांगें होती है, उसके बाद बातें रखी जाएंगी डिटेल के साथ। कल मैंने भी मीडिया में, सोशल मीडिया में बाइट दिया, मैंने बोला, धन्यवाद किया। लेकिन मैं सवाल कल भी जो किया था वही सवाल आज करूंगा प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री जी को बिल वापसी के साथ साथ जो 3-4 मेन क्वेश्चन हैं उस पर भी बात करना चाहिए। एज ए छात्र जंगी किताब घर में सेवा दे रहा हूं मैं, मेरा उनसे डायरेक्टली सवाल है, प्रधानमंत्री जी दिल और थोड़ा बड़ा कीजिए। साथ साथ 700 से ज़ायद किसानों की शहादत हुई है। साथ ही नवरीत को, मैं भी ITO पे था, मैंने देखा जिस तरह उनके साथ गलत तरीके से पुलिस वालों ने मारा। मैं डायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करता हूं, क्या आप दिल बड़ा करके साथ ही नवरीत के घर जाने की कोशिश करेंगे? क्या आप दिल बड़ा करके कश्मीर सिंह के घर जाने की कोशिश करेंगे? क्या आप दिल बड़ा करके 700 जो किसान की शहादत हुई है उनके बारे में सहानुभूति देंगे? क्या आप दिल बड़ा करके 700 किसान के परिवार के साथ किस तरह का कंपनसेशन देते हैं, आप मुआवजा देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे? क्या आप दिल बड़ा करके जो शब्द यूज किया है आपने, आंदोलनजीवी, परजीवी, उसके बारे में माफी मांगने का काम करेंगे? क्या आप दिल बड़ा करके आपके मंत्री JP दलाल, हरियाणा के कृषि मंत्री, आपके मंत्री संजीव बालियान, आपके मंत्री विजय गोयल, आपके कृषि मंत्री, जो शब्द यूज किया किसान पाक जात के बारे में, किसान पाक धर्म के बारे में, क्या आप उस किसान की गरिमा का ख्याल करके, क्या आप दिल बड़ा करके उन सब लोगों से ज्वाइंट PC करके माफी मंगवाने का काम करेंगे? ये मेरा एक सवाल था, जो कहीं ना कहीं किसान की डिग्निटी से, किसान की इज्जत पे, किसान की साख पे जो प्रधानमंत्री के मंत्रियों ने जो सवाल उठाया था, उस पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी को खुले दिल से खंडन करना चाहिए और सब लोगों से माफी मंगवाना चाहिए। दूसरी बात, मैं अपनी 2 बात करने, मैंने प्रॉमिस किया था आपसे। दूसरी बात मेरी यह है, जो सरकार ने 11 महीने के बाद बिल वापसी की बात की है, देखते हैं
जो शीतकालीन सत्र है उस पर किस तरह की वापसी करते हैं, एमएसपी के बारे में किस तरह बात करते हैं, स्वामीनाथन कमीशन के बारे में किस तरह बात करते हैं। एपीएमसी 1955 के एक्ट में आता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट काउंसिल। आपके गृह मंत्रालय के अंदर में एनसीआरबी आता है, एनसीआरबी ने गृह मंत्रालय के अंदर में आता है एनसीआरबी, उसका जो आंकड़ा है, जो सर्वे है, 5000 मंडियां हैं एपीएमसी के थ्रू। एनसीआरबी कहती है 50,000 मंडियों की जरूरत है। इस बिल का जो सबसे बड़ा नुकसान था, मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहा था ये बिल। क्या आप 1955 के एक्ट में जो एपीएमसी बना है उस पे धारा 3, धारा 7 उसको आप बहाल करके 50,000 मंडी बनवाने का काम करेंगे? सरकार को एपीएमसी के अंडर में जो मंडी व्यवस्था आती है उसमें भी खुले दिल से बोलना पड़ेगा। सरकार को 2006 में बिहार की मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम किया है सरकार ने। क्या सरकार फिर से बिहार में मंडी व्यवस्था बहाल करेगी? क्यों? क्योंकि बिहार भी इस आंदोलन में पहले दिन से पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूं, जामिया मिल्लिया का छात्र हूं मैं, इसलिए मैं खुले दिल से सरकार से नम्र निवेदन करता हूं, आप बिहार में भी मंडी व्यवस्था को बहाल कीजिए ताकि एमएसपी गारंटी होने के बाद, कानून बनने के बाद बिहार को भी फायदा मिले एमएसपी का। बिहार में भी लोग खुले दिल से फसलों को, धान को, गेहूं को, मक्के को, जो सब बढ़िया मतलब फसल पैदा करता है बिहार, वो भी सही तरीके बेच सके। ये 3 बातें थी मेरी जो मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया है। मैं आप जैसे यूट्यूब चैनल वाले का, सोशल मीडिया वाले का, जिन्होंने इस आंदोलन को जिंदा किया, जिन्होंने खुले दिल से इन आंदोलन को काम किया, उनका धन्यवाद करता हूं। और मेन स्ट्रीम मीडिया का मैं खंडन करता हूं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी, कितने शब्द यूज किया मेन स्ट्रीम मीडिया ने सरकार के इशारे पे। आज हार मेन स्ट्रीम मीडिया का हुआ, आज हार उन मंत्रियों का हुआ, आज जीत देश का है, आज जीत किसान का है, आज जीत उन सोशल मीडिया का है जो सोशल मीडिया ने खुले दिल से पहले दिन से इस आंदोलन को सपोर्ट किया, पार्टिसिपेट किया, कंट्रीब्यूट किया। उन तमाम सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वो आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग आगे भी आइए, काम कीजिए। आप जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है देश को, हम छात्र को, मजदूर को, बेरोजगार को। सरकार को 15 करोड़ जो बेरोजगार हुए हैं उस पर जवाब देना चाहिए। सरकार को 27 करोड़ मजदूर कोरोना काल में बेरोजगार हुआ उस पर जवाब देना चाहिए। सरकार को माँ गंगा ने बोला या मोदी जी बोलते हैं, उस माँ गंगा के अंदर में बहती लाशें चल रही थी। सरकार को, योगी जी को खास करके यूपी इलेक्शन में बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हेल्थ सिस्टम यहाँ का 0 हो गया था कोरोना काल में, आप बेड नहीं प्रोवाइड कर पाए। आप लोगों को बेसिक जो जरूरत पड़ती है, नीडेड लोग होते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बेड की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सिख भाइयों ने जो काम किया है, चाहे वो इंदिरापुरम के गुरुद्वारा ने ऑक्सीजन बांटने का काम किया, चाहे वो बाबा क्या बोलते हैं सीपी का जो हमारा गुरुद्वारा है बंगला साहिब, उन्होंने ऑक्सीजन बांटने का काम किया, उन्होंने हॉस्पिटल प्रोवाइड किया कोरोना काल में, हॉस्पिटल बेड सिस्टम दिखाया, आप लोगों ने कवर किया, बताया। जो बंगला साहब ने हॉस्पिटल लॉन्च किया स्पेशल कोरोना काल के टाइम में, मैं आपके उस कंट्रीब्यूट को भी मेंशन करूंगा, बोलना चाहूंगा खुले दिल से। कोरोना काल में 4 लाख लोगों को, 4 लाख प्रवासी मजदूरों को, 4 लाख गरीब मजदूर लोगों को दिल्ली के अंदर में एनसीआर में सिख भाइयों ने लंगर के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, तमाम माध्यम से 4 लाख लोगों को पर डे फूड सर्वाइव किया, खाना बांटने का काम किया है। मैं सैल्यूट करूंगा उन तमाम जितने भी लोग हैं हमारे सिख कम्युनिटी के अंदर में, चाहे वो गुरुद्वारा के माध्यम हो, यूनाइटेड सिख के माध्यम से हो, जो हमारे खाल साइड वाले हैं जो इसमें भी काम कर रहे हैं और पहले भी काम किया है और उन्होंने हमेशा से काम किया है। चाहे वो आपने देखा सुनामी का मैटर, उसमें भी काम किया। उत्तराखंड में जो कह सकते हो कि जो बाढ़ आया, जो नुकसान हुआ, उसमें भी इन्होंने काम किया बढ़ चढ़ के। खासकर मैं एक शब्द बोलूंगा खालसा एड वाले के लिए, जिन्होंने इस आंदोलन में आज तक पहले दिन से जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, पैसे के माध्यम से, फूड के माध्यम से, बेड सिस्टम के माध्यम से। मैंने पर्सनली इस आंदोलन में पहले दिन से पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मैंने पर्सनली टिकरी बॉर्डर पर देखा खालसा एड के सिस्टम को, मैनेजमेंट सिस्टम को, जो उन्होंने शेल्टर बना रखा है रहने के लिए किसान भाइयों के, अल्टीमेट है, फेबलेस है। मैं धन्यवाद करूंगा खालसा एड का। और गाजीपुर बॉर्डर पर वो जिस तरह जो मॉस्किटो देख रहे हैं, मच्छर का प्रॉब्लम हो रही है, पर डे वो फॉग छोड़ते हैं पूरे बॉर्डर पे, 12 किलोमीटर में फॉग देते हैं वो खालसा एड डेली। मैं देख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ। उन्होंने जो भी सेवा का काम किया खालसा एड ने, खालसा एड को मैं खुले दिल से धन्यवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि रवि सर के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या इल्जाम लगाया, मैं खुले दिल से खंडन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, रवि सर के खिलाफ जो शब्द यूज किया गया है, उनको खुले दिल से माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनका योगदान है उनको आप कम से कम सहानुभूति दो, उनके बारे में 2 शब्द बोलो आप। जो किसान ने, चाहे वो
हमारे नवरीत साथी 24 साल का ऑस्ट्रेलिया में अच्छी लाइफ जी रहा था, 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। आप ऐसे लोगों की कुर्बानी को, बलिदान को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो प्रधानमंत्री मोदी जी? देश की लड़ाई में आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान था बताएं। वो देश की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस का योगदान था, देश की लड़ाई में भगत सिंह का आंदोलन था। जो भगत सिंह पे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली, मानने वाली कंगना रनावत आज़ादी पे सवाल उठाती है, पद्मश्री का सम्मान देती हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या वो सम्मान वापस लेने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं खंडन करता हूं खुले दिल से। जिस आज़ादी की लड़ाई में सिख भाई ने, मुस्लिम भाई ने, हिंदू भाई ने, माइनॉरिटी के तमाम लोगों ने एक अच्छा बढ़ चढ़ के बलिदान दिया, योगदान दिया, आप उस पर सवाल कर रहे हो। आप भगत सिंह पे सवाल उठा रहे हो, सुभाष चंद्र बोस पे सवाल उठा रहे हो। आप कंगना रनावत को नशे का केस ठोकना चाहिए। मैं खुले दिल से कहता हूं कंगना रनावत जल्दी जेल के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि कंगना रनावत ने कहीं ना कहीं देश को ठेस पहुंचाया। कंगना रनावत ने कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस को ठोस पहुंचाया। कंगना रनावत कहीं ना कहीं भगत सिंह को ठोस पहुंचाया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से डिमांड करता हूं, एज ए स्टूडेंट, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, कंगना रनावत के ऊपर में नशे का केस ठोकिए, आप उनको जेल में भेजिए, ना कि उन तमाम छात्रों को, उन तमाम किसान को आपने 26 को मुद्दा बना करके 250+ लोगों को जेल में डालने का काम किया। क्या रिजल्ट आया? आपकी जांच एजेंसी ने, एनआईए, सीबीआई, एसआईटी, देखा आपने किस तरह मिसयूज किया है इस आंदोलन के खिलाफ। यह आपको पता है, सबको पता है। सरकार ने पहले दिन से इस आंदोलन के खिलाफ एनआईए का, सीबीआई का, एसआईटी का, जितने इनके तंत्र मंत्र, सबका योगदान किया, मिसयूज किया। मैं खुले दिल से कह रहा हूं, ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये एक सच है, ट्रूथ है। सरकार को कहीं ना कहीं जो एजेंसी, जो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट 1.5 साल के लिए होल्ड करती है, सुप्रीम कोर्ट का पहली प्राथमिकता थी इस बिल को रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कहते हैं बिल में कोई काला ही नहीं है, बिल किसान की हितैषी है, छोटे किसान, मध्यम वर्ग के लिए बिल है। प्रधानमंत्री शब्द यूज करते सम फार्मर, कुछ किसान समझ नहीं पाए, मैं उसको समझा नहीं पाया। आप आओ जमीन पे, आप नहीं आए जमीन पे, हम आपको लाएंगे। और जो आपने चालाकी दिखाई है 5 इलेक्शन को लेकर के, कहीं ना कहीं बंगाल, तमिलनाडु, केरल की हार ने आपको एहसास दिलाया। कहीं ना कहीं 29 बाई पोल जो बाई इलेक्शन हुआ अभी, उसने एहसास दिलाया। कहीं ना कहीं यूपी में जो 3 रैली हुई मोदी जी की, उस रैली में फीका था, पूरा ग्राउंड खाली था। कहीं ना कहीं यूपी की रैली ने आपको एहसास दिलाया। कहीं ना कहीं वी वांट लखीमपुर जस्टिस, वी वांट जस्टिस फॉर करनाल, वी वांट जस्टिस फॉर 700 अबव फार्मर, वी वांट जस्टिस फॉर जितने फार्मर्स है, उसके बारे में। इंसाफ की लड़ाई में थे हम, हमारी जीत हुई। सच्ची लड़ाई में थे हम, हमारी जीत हुई। देश की लड़ाई में थे हम, हमारी जीत हुई। मजदूर की लड़ाई में थे हम, हमारी जीत हुई। जितने लोग यहाँ पे प्रवासी मजदूर हैं इंडिया में, हंगर इंडेक्स पाकिस्तान, बांग्लादेश से बुरा हाल इंडिया का, आपको पता है। सुसाइड में पर डे महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, 3 लोग फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। 3 लाख प्लस किसान का सुसाइड हुआ इंडिया में। सरकार बात करती है उस किसान के ऊपर में। मैं इस गेम से, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा संयुक्त किसान मोर्चा से, आप खुले दिल से तमाम लोगों के बलिदान को समझिए प्लीज। इस कैंप के तमाम नेता से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, आप देश की लड़ाई को समझिए प्लीज। आप इनके शब्दों में, इनके जुमले में मत आइए। आपका जो भी रणनीति या मीटिंग है, उसमें 3 प्रमुख मुद्दे हैं, उसको रखिए। मुद्दा एग्रीकल्चर का है, मुद्दा फार्मर्स का है, मुद्दा किसान का है। वो मुद्दा 3 MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, 2nd स्वामीनाथन कमीशन, 3rd APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट काउंसिल। आपको 3 पर खुले दिल से सरकार के सामने प्रपोजल रखना चाहिए और आपको बोलना चाहिए, जब तक MSP पे कानूनी गारंटी नहीं बनता, जब तक स्वामीनाथन कमीशन को आप लागू नहीं करते हैं, जब तक मंडी व्यवस्था को ठीक नहीं करते हैं। मैं नरेला मंडी में गया 2 दिन पहले, एक बात मैं बोलूंगा, खत्म करूंगा अपनी बात। नरेला मंडी में मैं गया, अनाज मंडी है बगल में 3 किलोमीटर दूरी पे, रात भर था वहां पे। मैंने जो देखा बताऊंगा आपको। यूपी से 90% लोग धान बेचने आते हैं नरेला मंडी में, आप देखो जाकर के। यूपी में मंडी व्यवस्था चरमरा गई। योगी जी नारा दे रहे विकास था। यूपी में मंडी व्यवस्था की हालत अगर अच्छी होती, 19,000 20,000 फेयर किराया खर्च करके ट्रक से यहाँ पे लोग धान बेचने का काम कर रहे हैं। वहां पे 1800-1900, यहाँ पे 3200 रुपया है, जबकि धान का 3500 रुपया है। वो धान का 3500 रुपया पंजाब में मिल रहा है।
आप यहाँ पे 3200 में बेच रहे हो, यूपी में 1800-1900 में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ब्रीफली बात खत्म करूंगा अपनी बात, कि सरकार के मंत्री को, हमारे एसकेएम को समझना चाहिए हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने घुटनों पे खड़ा किया मोदी को। जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोल रहा था ये बिल किसान का हितैषी है, ये बिल में कुछ काला ही नहीं है, ये बिल किसान के लिए। आज आप बिल वापस ले रहे हो माफी के साथ। आपको माफी तमाम मुद्दों पे मांगना पड़ेगा। आपको 700 प्लस जो किसान शहीद उसके घर में जाना पड़ेगा। आपको 700 प्लस जो किसान की शहादत को शहीद का दर्जा देना पड़ेगा। आपको 700 प्लस जो किसान की शहादत हुई है उसको कंपल्सेशन मुआवजा देना पड़ेगा। उनके परिवार वालों को एक एक करके नौकरी देना पड़ेगा। ये मेरा डिमांड है किसान की तरफ से। अब इस पे एसकेएम क्या डिमांड करती है, पहले दिन से हम लोग उसके साथ खड़े हैं, आने वाले टाइम में हम उनके साथ रहेंगे। इसलिए खासकर मैं संयुक्त किसान मोर्चा का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ MSP ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।